आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन दोनों श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी अपने प्रश्न और सुझाव के अनुसार ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अगली वीडियो लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, यूलिप प्लान, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में से किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। और हमारे एक वीडियो आप ही के अनुसार लाते हैं लगातार, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अगर आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट या वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इन्वेस्ट 4G प्लान की डिटेल को जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है, यानी कि यूलिप प्लान है। और आप जानते हैं कि यूलिप प्लान में आप प्रीमियम पे करने से पहले ही फंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी चुनते हैं, प्लान ऑप्शन चुनते हैं, तब आप प्रीमियम पे करते हैं। तो आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन के माध्यम से आपके द्वारा पे किए गए प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है कंपनी, जिसमें पॉलिसी टर्म के दौरान रिस्क आपका होता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है, आपको जो फंड वैल्यू होता है वो एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्लान में कि आप मैच्योरिटी बेनिफिट को सेटलमेंट पीरियड के दौरान यानी कि 5 साल तक किस्तों में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ रहे हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इन्वेस्ट 4G प्लान के पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज के बारे में। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑप्शन, जिसे शॉर्ट में STO कहा गया है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में। दूसरा है रिटर्न प्रोटेक्टर ऑप्शन। तीसरा है ऑटो फंड रीबैलेंसिंग ऑप्शन, जिसे शॉर्ट में AFR कहा गया है। फोर्थ है आपका सेफ्टी स्विच ऑप्शन, जिसे SSO कहा गया है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर की। तो ये ऑप्शन आपको एनुअल मोड के साथ ही मिलता है, यानी कि सालाना प्रीमियम पे करते हैं तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जी, इसमें 2 फंड का कॉम्बिनेशन रहता है। पहला फंड है यहाँ पे लिक्विड फंड, जो कि फिक्स्ड है। दूसरा आपकी चॉइस का होता है, जैसे कि इक्विटी सेकंड फंड, इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड, इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड, लार्ज कैप एडवांटेज फंड। तो आप जो प्रीमियम पे करेंगे, कंपनी उसको लगातार सबसे पहले लिक्विड फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करेगी, फिर वहां से यूनिट कैंसिल करके उनको ट्रांसफर करेगी आपके द्वारा चुने गए फंड में। हर महीने लगातार आपको कुछ नहीं करना, बस टाइम पे प्रीमियम पे करना है और फंड ऑप्शन चुनना है। बाकी काम इनकी टीम अपने आप करती रहेगी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रिटर्न प्रोटेक्टर ऑप्शन। अब नाम से ही यहाँ पे पता लग रहा है कि रिटर्न को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। चॉइस रहती है आपके पास कि आप लार्ज कैप एडवांटेज फंड चुने, इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड चुने, इक्विटी सेकंड फंड चुने या इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड चुने। आप इनमें से अपनी चॉइस का एक फंड चुन लेते हैं। जब आप फंड चुन लेते हैं तो उसी के साथ आप ये भी डिसाइड करते हैं कि कितना एप्रिसिएशन हो या कितना गेन हो, इन शॉर्ट में कहा जाए तो, जिसको ट्रांसफर किया जाए दूसरे फंड में। अब गेन को यहाँ पे कहा गया है टारगेट एप्रिसिएशन, जिसका 5% से लेके 15% का विंडो है। मान लीजिए आपने इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड चुना और टारगेट एप्रिसिएशन चॉइस, जिसे मैंने TAC लिखा है, वो आपने 10% यहाँ पे चुन लिया प्लान लेते वक्त। तो जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो पहले इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट होगी। जैसे ही वहाँ पे गेन या कहें कि टारगेट एप्रिसिएशन 10% का हो जाएगा, उस बढ़े हुए गेन को कंपनी डेट फंड के अंदर ट्रांसफर कर देगी। अब ये मैनुअल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली होगा, जिससे कि जो आपका गेन है, जिसके ऊपर इक्विटी का जो रिस्क होता है, वो ना बना रहे। तो यानी कि इमर्जिंग लीडर इक्विटी फंड आपने चुना, 10% जैसी वो बढ़ा, और डेट फंड में कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, वो प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि डेट फंड में रिस्क कम होता है इक्विटी के कंपैरिजन में। तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑटो फंड रीबैलेंसिंग। अब ऑटो फंड रीबैलेंसिंग के नाम से ही पता लग रहा है कि हम अपने चॉइस के फंड चुनेंगे और प्लान लेते वक्त ही हम निर्धारित कर लेंगे कितने % कौन से फंड में जाना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि 50% इक्विटी फंड में रहे, 25% बैलेंस प्लस फंड में और 25% डेट फंड के अंदर रहे। तो ऐसा यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर तीसरे महीने के अंत में होता रहेगा। यानी कि जो रेशो आपने चुना 50-25-25 का, इन 3 फंड के अंदर वो मेंटेन रहेगा। यानी कि ऑटो फंड रीबैलेंसिंग में आप फंड भी चुनेंगे और रेशो भी डिसाइड करेंगे लेते वक्त, जिसको कंपनी अपने आप मैनेज फिर करती रहेगी इनकी टीम। चौथा आता है यहाँ पे सेफ्टी स्विच ऑप्शन। अब सेफ्टी की बात की जा रही है तो यहाँ पे लिक्विड फंड एलोकेशन तो फिक्स्ड है, यानी कि जो पहला फंड है यहाँ पे लिक्विड फंड, वो फिक्स्ड है। दूसरा, फंड एलोकेशन इन फंड अदर देन लिक्विड फंड। अब अदर देन लिक्विड फंड में आपके पास चॉइस रहती है कि प्लान लेते वक्त आप लार्ज कैप एडवांटेज फंड चुने, इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड चुने, इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड चुने, इक्विटी सेकंड फंड चुने या ग्रोथ प्लस फंड चुने या बैलेंस प्लस फंड चुने।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा फंड चुनते हैं सेफ्टी स्विच ऑप्शन के अंदर। बाकी लिक्विड फंड तो फिक्स है ही। अब जैसे ही मैच्योरिटी आने में 4 साल बचे होंगे तब यहाँ पे सेफ्टी स्विच ऑटोमेटिकली होगा। जैसे कि मैच्योरिटी आने का पहले का जो चौथा ईयर एंड हो रहा होगा उसमें 70% तो आपकी चॉइस के फंड में रहेगा सारा असेट्स, बाकी 30% जो होगा वो लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही मैच्योरिटी से पहले का तीसरा साल चालू हो जाएगा, यानी कि तीसरा साल एंड होगा, दूसरा साल चालू होगा, तो 40% आपके चुने हुए फंड में रहेगा असेट्स यानी कि यूनिट, 60% जो होगा लिक्विड फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। जब मैच्योरिटी आने से पहले का 1 साल बचा होगा तो 10% आपके चॉइस ऑफ फंड में रह जाएगा, बाकी 90% लिक्विड फंड में। और जैसे ही मैच्योरिटी का रनिंग ईयर होगा उस साल में, यानी कि पॉलिसी टर्म जब कंप्लीट हो रहा होगा, 100% जो एलोकेशन करेगी कंपनी वो लिक्विड फंड के अंदर कर देगी। इससे होगा ये कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर तेजी से इक्विटी का रिटर्न घट रहा हो तो उसका इम्पैक्ट आपके कॉर्पस पे ना पड़े, राइट, क्योंकि लिक्विड फंड में कम रिस्क होता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट 4G प्लान के प्लान ऑप्शन के बारे में। पहला प्लान ऑप्शन है यहाँ पे लाइफ ऑप्शन। अब लाइफ ऑप्शन में जो लाइफ कवर बेनिफिट है या डेथ बेनिफिट का है वो है सम अशोर्ड में से पिछले 2 साल के अंदर एट द टाइम ऑफ डेथ के पिछले 2 साल के अंदर किसी भी तरीके का पार्शियल विड्रॉल अगर किया गया उसको घटा दिया जाएगा। फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा अवेलेबल फंड वैल्यू के साथ में। फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है जितना भी प्रीमियम आपने बेस प्रीमियम पे किया है विदाउट एनी टैक्स उसका 105% आप निकालते हैं। तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही होता है यहाँ पे लाइफ कवर बेनिफिट जो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है लाइफ ऑप्शन में। और जब मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू मिल जाएगा जिससे आप लमसम भी ले सकते हो या किस्तों में भी ले सकते हो, आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे कैनरा HSBC लाइफ के इन्वेस्ट 4G प्लान के लाइफ ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट 4G प्लान का लाइफ ऑप्शन लेते हैं तो एंट्री एज लिमिट है 0 से लेकर के 65 साल तक की। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट रखा गया लाइफ ऑप्शन में वो 18 साल से लेके 80 साल है, यानी कि माइनर के लिए प्लान लेंगे तो पॉलिसी टर्म इतना लेना होगा कि वो 18 साल के हो जाएं। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 ऑप्शन मिलते हैं लाइफ ऑप्शन में। पहला है सिंगल प्रीमियम जिसमें 1 टाइम पे करते हैं, दूसरा है रेगुलर प्रीमियम जितने जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल पे करते हैं, तीसरा है लिमिटेड पे जिसमें मिनिमम 5 साल, अधिकतम पीटी मतलब पॉलिसी टर्म में से 1 साल घटा दीजिए उतना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इन्वेस्ट 4G प्लान के लाइफ ऑप्शन के पॉलिसी टर्म की। तो रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में पॉलिसी टर्म 10 से 30 साल तक का आपको मिल सकता है और सिंगल प्रीमियम के केस में 5 से 30 साल तक का। लिमिटेड पे और रेगुलर पे के केस में मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो है सालाना 24,000 रुपए का, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सिंगल प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए पे करना होगा, अधिकतम कितना भी पे कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं। बात आती है सम अशोर्ड लिमिट की। अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुना होगा तो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना या फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि 10 गुना भी उसका लाइफ कवर आप ले सकते हो जितना आपका एज यहाँ पे अलाउ करे एज पर द पॉलिसी टर्म। लिमिटेड पे और रेगुलर पे में तो आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना ही आपका लाइफ कवर होता है। मैं रिपीट करता हूँ, सिंगल प्रीमियम के केस में 5 साल से लेके 30 साल का पॉलिसी टर्म है। आइए अब जानते हैं कैनरा HSBC लाइफ के इन्वेस्ट 4G प्लान के ऑप्शन नंबर 2 के बारे में जो कि है केयर ऑप्शन। अगर आपने केयर ऑप्शन को चुना तो इसमें जो लाइफ कवर बेनिफिट होगा वहां पे सम अशोर्ड के साथ में कंपैरिजन किया जाएगा। जितना भी बेस प्रीमियम पे किया गया है टिल द डेट ऑफ डेथ उसका 105%, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर पार्शियल विड्रॉल है भी तो उसको माइनस नहीं किया जा रहा है। अब डेथ हो गई, प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर हुई है तो यहाँ पे प्रीमियम फंडिंग बेनिफिट अप्लाई हो जाएगा, यानी कि भविष्य की सभी प्रीमियम यहाँ पे माफ हो जाएंगे। और मैच्योरिटी बेनिफिट जो कि फंड वैल्यू होता ही है यूलिप प्लान में यहाँ पे सेम लागू हो जाएगा जो कि नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर बीमा धारक सर्वाइव कर जाएगा तो बीमा धारक को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम रहें या ना रहें, अगर हम अपने बच्चे के लिए ऑप्शन ले रहे हैं उनको ध्यान में रख के तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलना ही है, राइट। और डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, प्रीमियम भी उनको नहीं पे करनी पड़ेगी। बात करते हैं इन्वेस्ट 4G प्लान के केयर ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एंट्री एज जो लिमिट है वो 18 साल से लेके 50 साल की रखी गई है। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 28 साल से लेकर के 80 साल तक, यानी कि 80 साल तक आप अंडर द कवर रह सकते हैं केयर ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट 4G प्लान में। बात आती है लाइफ कवर की, तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक ही इसमें आपको लाइफ कवर मिलता है, क्योंकि जो प्लान में पॉलिसी टर्म है वो 10 साल से लेके 30 साल तक का ऑप्शन तो है, लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि जो मिनिमम सालाना प्रीमियम का लिमिट है वो 48,000 रुपए का रखा गया है। अब देखिए प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन बताए थे, पहला है रेगुलर पे, दूसरा है लिमिटेड पे जिसमें कम से कम 10 साल, अधिकतम पॉलिसी टर्म में से 1 साल हम माइनस कर देंगे तो प्रीमियम पेमेंट टर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
अब हम यहाँ पे जानेंगे कैनरा HSBC लाइफ के इन्वेस्ट 4G प्लान के थर्ड ऑप्शन जो कि है सेंचुरी ऑप्शन की डिटेल को हम समझेंगे। सेंचुरी का मतलब होता है 100, तो आप समझ गए कि 100 साल की आयु तक ये प्लान चलेगा सेंचुरी नाम से। अब इसमें डेथ बेनिफिट क्या है, सम अशोर्ड में से किसी भी टाइप का अगर पार्शियल विड्रॉल किया गया है जो डेथ ईयर के प्रीसीडिंग 2 ईयर्स हैं उसके अंदर, तो माइनस होगा, फंड वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगा, फिर टोटल पेड प्रीमियम जो होगा बेस उसका 105% निकालेंगे। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा, वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। डेथ बेनिफिट पे करने के बाद पॉलिसी टर्मिनेट, राइट। अब मेच्योरिटी बेनिफिट वही अगेन फंड वैल्यू ही मिलने वाला है जिसे लमसम या किस्तों में लिया जा सकता है। अब सेंचुरी ऑप्शन है तो 100 साल की आयु पे ही यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट मिलना है इस ऑप्शन में। तो तीनों ऑप्शन के बेनिफिट जान लिए हमने, तो अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट 4G प्लान के सेंचुरी ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लेंगे। देखिए सब कुछ केयर ऑप्शन की तरह है, बस जो मेजर डिफरेंस है वो बता देता हूँ। वो है एंट्री एज लिमिट को लेके 18 साल से लेके 65 साल तक की है और मेच्योरिटी एज का लिमिट है 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल की आयु तक आप अंडर द कवर इसमें बने रहेंगे। सम अशोर्ड सेम ही है, सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक आपको सम अशोर्ड मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि इसमें सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है। पॉलिसी टर्म निकालने के लिए 100 में से आपको अपनी आयु को घटाना होगा तो पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट वही है सालाना 48,000 रुपए का। और बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो वही रेगुलर पे, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, और मिनिमम 10 साल या फिर अधिकतम पॉलिसी टर्म में से 1 साल आप घटा लीजिए तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, राइट। ये चीज यहाँ पे सेम सी है, ओके। तो तीनों ऑप्शन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट में अंतर हमने समझ ली। अब हम यहाँ पे कैनरा HSBC लाइफ के इन्वेस्ट 4G प्लान के बेनिफिट्स की बात करेंगे जो सभी ऑप्शन के ऊपर लागू होती है। सबसे पहला है यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन। अब ये जो लॉयल्टी एडिशन है ना, आपको पॉलिसी के 5वें साल के अंत से मिलना चालू होगा, उसके बाद हर एक 5 साल के अंत में मिलता रहेगा, लेकिन कब तक, टिल द एंड ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। यानी कि पॉलिसी के पहली बार कब मिलेगा, पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे, उसके बाद हर 5 साल पे प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड तक। कैसे मिलेगा, पिछले 5 सालों में, क्योंकि 1 साल में 12 महीने तो 5 साल में हो गए 60 महीने। पिछले 5 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसमें एक निश्चित प्रतिशत मिलेगा। किस तरीके से, जैसे कि मान लो आपने इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड, मल्टी इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड, इक्विटी सेकंड फंड, ग्रोथ प्लस फंड एंड बैलेंस प्लस फंड चुना, इनमें से कोई भी एक फंड चुना, तो लॉयल्टी एडिशन जो होगा पिछले 5 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 0.50% होगा हर 5-5 साल के गैप पे। फिर आता है आपका लार्ज कैप एडवांटेज फंड, डेट फंड एंड लिक्विड फंड। इस केस में क्या होगा, जो पिछले 5 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू रहा है उसका 0.25% आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता रहेगा हर 5-5 साल के गैप में प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंतर। दूसरा बेनिफिट आता है यहाँ पे वेल्थ बूस्टर, जो कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत से मिलना चालू होता है, उसके बाद हर 5-5 साल के गैप पे आपको ये भी मिलता रहता है। ये वेरी करता है कि आपने कौन सा फंड चुना है। फंड ऑप्शन है जैसे इमर्जिंग लीडर इक्विटी, इंडिया मल्टी कैप फंड, इक्विटी सेकंड फंड, ग्रोथ प्लस फंड, बैलेंस्ड फंड। तो फंड के साथ में प्रीमियम पेमेंट टर्म पे भी डिपेंड कर रहा है, जैसे सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम यहाँ पे बताया गया है। और लिमिटेड प्रीमियम में प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर 10 साल से कम है तो, बाकी सालाना प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम का यहाँ पे लिमिट दिया गया है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो प्रीमियम है सालाना या सिंगल प्रीमियम तो 1 लाख रुपए का होना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे सालाना प्रीमियम मान के चल रहा हूँ कि 50,000 रुपए से कम है, तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत में पिछले 5 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू रहा होगा उसका 1% वेल्थ बूस्टर मिल जाएगा। फिर पॉलिसी के 15वें साल के अंत में फिर 5 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू रहा होगा उसका 1.25% यानी कि 1.25% जो है फंड बूस्टर मिल जाएगा। 20वें साल के अंत में 1.5% मिल जाएगा पिछले 5 साल के एवरेज फंड वैल्यू का, राइट। फिर 5 साल के गैप में 25वां साल आ जाएगा, तो एंड ऑफ द 25th ईयर जो पिछले 5 साल का एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 2% मिल जाएगा। फिर अगले 5 साल यानी कि पॉलिसी के 30वें साल के अंत में 2.5% मिल जाएगा पिछले 5 साल के एवरेज फंड वैल्यू का, अगर सालाना प्रीमियम हमारा 50,000 से कम है। और आपने सेंचुरी ऑप्शन लिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिसी टर्म वहाँ पे 30 साल से ज्यादा का भी हो सकता है, तो वेल्थ बूस्टर आपको इसी तरीके से लगातार मिलता रहेगा। बाकी रेस्ट आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अनुसार ईयर बाय ईयर यहाँ पे आप रेशो देख सकते हैं, वेल्थ बूस्टर के रेशो लिखे हुए हैं, कैसे मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यानी कि पॉलिसी टर्म के बराबर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, फंड ऑप्शन यहाँ पे सेम ही है, इमर्जिंग लीडर्स इंडिया मल्टी कैप, इक्विटी फंड सेकंड, ग्रोथ प्लस एंड बैलेंस प्लस, राइट। और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है हमारा वो 10 साल का या उससे ज्यादा जितना भी है, और हमारा सालाना प्रीमियम जो है 50,000 रुपए से यहाँ पे कम है। तो पॉलिसी का 10वां साल जब खत्म होगा तो पिछले 5 साल के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू रहा होगा उसका 1.05% मिल जाएगा वेल्थ बूस्टर। फिर अगले 5 साल में
पिछले 5 साल का जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1.5% हमें यहाँ पे वेल्थ बूस्टर मिलेगा। फिर जैसे ही अगले 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 20वें साल के अंत पे पिछले 5 साल या कहीं कि पिछले 60 महीने एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 2%। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में यानी कि 25वें साल के पॉलिसी अंत में जो पिछले 60 महीने का जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 2.5%। फिर 5 साल के गैप में मिलना है। ये फिर से वही देखा जाएगा कि पिछले 60 महीने यानी कि पिछले 5 साल के अंदर एवरेज फंड वैल्यू कितना रहा, उसका 3% हमें वेल्थ बूस्टर मिल जाएगा। और सेंचुरी ऑप्शन लिया होगा अगर तो 30 साल से ज्यादा का पॉलिसी टर्म हो सकता है, तो इसी तरीके से एड ऑन होकर वेल्थ बूस्टर मिलता रहेगा। बाकी अब आप यहाँ पे समझ ही चुके हैं कि मोड ऑफ प्रीमियम, फंड ऑप्शन आप क्या चुन रहे हो, उसके साथ में प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, उसके अनुसार ये रेशो वेरी होता है। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है उन फंड की जो रह गए, जैसे कि लार्ज कैप एडवांटेज फंड, डेट फंड और लिक्विड फंड। अगर सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हो या प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, रेगुलर के लिए अलग है रेशो, और सालाना प्रीमियम जो है 50,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में केवल एक बार ही आपको वेल्थ बूस्टर मिलेगा। वो भी जब मिलेगा जब पॉलिसी का 30वां साल कंप्लीट हो रहा होगा। अगर इससे कम पॉलिसी टर्म होगा तो नहीं मिल पाएगा। कितना मिल जाएगा? पिछले 60 महीने में जो एवरेज फंड वैल्यू यानी कि 5 साल में उसका 0.50%। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने रेगुलर पे लिया या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का या उससे ज्यादा का है, लार्ज कैप एडवांटेज फंड, डेट फंड एंड लिक्विड फंड है, इनमें से कोई फंड चुना है, तो पॉलिसी के 25वें साल के अंत में पिछले 5 सालों का जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 0.50% आपको वेल्थ बूस्टर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंत में यानी कि 30वां साल कंप्लीट हो रहा होगा, तो ऐसे में एवरेज लास्ट 5 ईयर्स के फंड वैल्यू का 1% वेल्थ बूस्टर मिल जाएगा। रेस्ट आप यहाँ पे परसेंटेज पॉज करके पढ़ सकते हैं जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसके अनुसार। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट बेनिफिट की। तो देखिए इस प्लान में जो आपका जो मोर्टेलिटी चार्ज कटता है ना, वो एट द टाइम मैच्योरिटी आपको वापस दे दिया जाता है, कंपनी अपने पास नहीं रखती। विड्रॉल के आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि एक है माइलस्टोन विड्रॉल ऑप्शन, जहाँ पे अवेलेबल फंड वैल्यू का 20% तक आप सालाना विड्रॉ कर सकते हैं। और कब से चालू होगा? जब बीमा धारक की आयु 18 साल की तो हो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल होनी ही चाहिए, राइट, और पॉलिसी का 10 साल कंप्लीट हो चुका हो, और उसके बाद में हर 5 साल के गैप में माइलस्टोन विड्रॉल किया जा सकता है अवेलेबल फंड वैल्यू का 20%। ठीक है जी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी कुछ इसी तरीके का है, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑप्शन। सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑप्शन में आपके पास में चॉइस है कि आप 1% से लेकर 12% के बीच में कितने प्रतिशत अपने फंड वैल्यू का आप सिस्टमैटिक विड्रॉल चाहते हैं। और जब आप ये ऑप्ट करते हैं विड्रॉल, तो इसमें कंडीशन है कि जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 10 साल का तो कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात। और जब आप विड्रॉल करेंगे तो बीमा धारक की आयु 18 साल की होनी ही चाहिए, और पॉलिसी के 11वें साल से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है विड्रॉल का वो नॉर्मल है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल विड्रॉल। ये पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड जो कि पहले 5 साल का होता है, उसे कंप्लीट करने के बाद में अगर बीमा धारक की आयु 18 साल की है तो हम विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल का लिमिट है 5,000 रुपए का। ठीक है। अब तीनों ही विड्रॉल के केस में आपको पार्शियल विड्रॉल या सिस्टमैटिक विड्रॉल या माइलस्टोन विड्रॉल जब भी मिल सकता है जब फंड बैलेंस आपके सालाना प्रीमियम का 120% हो, और सिंगल प्रीमियम के केस में आपके सिंगल प्रीमियम का 25% हो अवेलेबल फंड बैलेंस, तभी आप ये विड्रॉल कर पाएंगे, आइदर आप नहीं कर पाएंगे। और विड्रॉल पे किसी तरीके का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाता है। इसी के साथ प्लान में आपको फ्री स्विचेस भी मिल जाती हैं, बट एक कंडीशन है कि जो मिनिमम स्विच का वैल्यू है वो 5,000 रुपए का होना चाहिए। स्विच का मतलब होता है एक फंड से दूसरे फंड में मूव करना। प्रीमियम रिडायरेक्शन भी आपको मिल जाता है, लेकिन पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट करने के बाद में, राइट। इसका एक लिमिट है, आई एम सॉरी, मैं प्रीमियम रिडायरेक्शन बोल गया, प्रीमियम रिडक्शन है, यानी कि जो आपने करंट जो प्रीमियम पे कर रहे हैं अगर उसको आप घटाना चाहते हैं तो 5 साल प्रीमियम पे करेंगे पहले आप, उसके बाद आप कर पाएंगे आपके सालाना प्रीमियम का 50% तक, राइट। और मिनिमम प्रीमियम के लिमिट तक ये रहेगा जो आपको शुरू में बताया था। बाकी प्रीमियम रिडायरेक्शन भी अवेलेबल है, एक फंड से दूसरे फंड में प्रीमियम को मूव कर परसेंटेज को घटाना बढ़ाना, वो टोटली फ्री होता है, वंस इन अ पॉलिसी है। बात करें चार्जेस की तो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लग रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं लग रहा है। अब ये चार्जेस ना लगने से आपके फंड वैल्यू पे इम्पैक्ट अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको लगेगा इसमें। इमर्जिंग लीडर इक्विटी फंड को 26/2/2018 में कंपनी ने लॉन्च किया। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा, और 19% से ज्यादा का इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है डेट ऑफ इंसेप्शन से लेके अब तक। दूसरा है मल्टी कैप इक्विटी फंड, जो कि 15/11/2016 को कंपनी ने लॉन्च किया। तब से लेके अब तक 15% से ज्यादा का रेट ऑफ रिटर्न इसने दिया है। 1.35% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का
फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। फिर आता है आपका इक्विटी सेकंड फंड, जो कि 7/1/2010 को कंपनी ने लॉन्च किया, हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, सेम ही फंड मैनेजमेंट चार्ज है इसका भी, और 10% से ज्यादा का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। फिर आता है आपका ग्रोथ प्लस फंड, जिसको 13/9/2010 को कंपनी ने लॉन्च किया, मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, इसका भी फंड मैनेजमेंट चार्ज सेम ही है, 9.80% का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। फिर आता है आपका बैलेंस्ड प्लस फंड, जो कि 13/9/2010 को कंपनी ने लॉन्च किया, मीडियम रिस्क कैटेगरी का ये फंड है, सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज होगा, जितने भी ऊपर हमने फंड बताया था उन्हीं के बराबर है, एवरेज 8% से ज्यादा का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। लार्ज कैप एडवांटेज फंड 16/10/2020 को कंपनी ने लॉन्च किया, हाई रिस्क कैटेगरी का फंड बताया जाता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज 1% का, 20% से ज्यादा का इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेट फंड, जो कि लो टू मीडियम कैटेगरी का फंड है, 9/7/2008 को कंपनी ने लॉन्च किया, सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1% आपको चार्ज लगेगा, 8% से ज्यादा का इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा। फिर आपका लिक्विड फंड, जो कि 14/7/2008 को कंपनी ने लॉन्च किया, लो रिस्क कैटेगरी का फंड है, 0.80% का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा, एवरेज फंड वैल्यू का 6% से ज्यादा का इसका ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है 2008 से लेके अब तक। फिर आता है आपका डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड, जिसमें 0.50% एवरेज सालाना फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाता है। यही वो फंड है जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं, इसी के अंदर सारी यूनिट चली जाती है, इस पे कम से कम 4% का रेट ऑफ रिटर्न तो मिलता ही है। पॉलिसी डिसकंटिन्यू जो चार्ज है वो 1000 रुपए से लेके 6000 रुपए तक हो सकता है अधिकतम, निर्भर करता है कि आपने कौन से ईयर में पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया और मोड ऑफ प्रीमियम और प्रीमियम आप कितना पे कर रहे थे। उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, उनकी बच्चे की आयु 3 साल की है, उन्होंने इन्वेस्ट 4G प्लान का केयर ऑप्शन लिया रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में, यानी कि 15 साल का पॉलिसी टर्म और 15 ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। फंड उन्होंने चुना यहाँ पे इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड, इसके रेट ऑफ रिटर्न के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, इक्विटी बेस्ड है, यूलिप में जा रहे हैं और इक्विटी में नहीं जाए तो यूलिप में जाने का कोई सेंस नहीं बनता, ये मेरी समझ है। मान लो कि सालाना 60,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना 6 लाख रुपए का इनका लाइफ कवर होगा, टोटल 9 लाख रुपए का प्रीमियम पे करेंगे, 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 11,15,305 रुपए का इनको रिटर्न मिल सकता है, और 8% का रहा तो 15,46,869 रुपए का, राइट। और हमने फंड ही ऐसा चुना है जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इतना हमें बताता है कितना मिल सकता है, क्योंकि लॉयल्टी बूस्टर भी है इसके अंदर, वेल्थ बूस्टर भी मिल रहा है और चार्जेस भी रिटर्न मिल रहे हैं, बाकी ऐसा कोई हाई चार्जेस में है नहीं। अगर श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे हो गई तो 6 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है यहाँ पे वो नॉमिनी को मिल जाएगा, भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी। अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहा ऑन एन एवरेज तो 11 लाख से ऊपर का अमाउंट, और अगर 8% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 15,61,458 रुपए के आसपास का अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाना है, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। बाकी जितने भी फंड के आपने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखा उन सभी की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, बाकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो, क्योंकि यूलिप प्लान में फंड देखना बहुत जरूरी है। चार्जेस तो इस प्लान के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मोर्टेलिटी चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज ही आपको लग रहा है, राइट, और मोर्टेलिटी चार्ज भी आपको वापस मिल जा रहा है, लेकिन यूलिप प्लान इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये चीज ध्यान रखना। जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित